सोचिए आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे पूर्वज ग्रिड सिस्टम पर शहर बसा रहे थे। बिल्कुल पक्की ईंटों के मकान और ढकी हुई नालियों के साथ। और आज हम एक बारिश में ही शहरी बाढ़ की बात करने लगते। कमाल की तरक्की है ना। व्यंग अपनी जगह पर ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या हम वाकई आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। तो आज हम एक तरह से पुरातात्विक जासूस बनने वाले हैं। हमारे सामने एक केस है, एक ऐसी महान सभ्यता का जो अपने समय से सदियों आगे थी और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये एक ऐसा विषय है जहां से सवाल आते ही आते हैं। और हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कहाँ क्या मिला। हमारा मिशन है उन सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना कि ये लोग कौन थे, ये कैसे रहते थे, उनका दिमाग कैसे काम करता था। हम देखेंगे कि कैसे 19वीं सदी की एक रेलवे लाइन ने 5000 साल पुरानी एक कहानी की पटरी बिछाई। और अंत में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे, आखिर इनके साथ हुआ क्या। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। कहानी शुरू होती है खोज से, और इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज यात्री ने कुछ टीले देखे, कुछ लिखा, लेकिन बात आई गई हो गई। हाँ, असली ड्रामा तो 1856 में हुआ, जब वो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। दो अंग्रेज इंजीनियर भाई थे, जॉन और विलियम ब्रंटन। उन्हें पटरियों के नीचे भरने के लिए रूढ़ी चाहिए थी, तो पास में ही उन्हें एक पुराना टीला दिखा जहां से बेहतरीन पकी हुई ईंटें मिल रही थीं। और उन्होंने हजारों लाखों ईंटें उखाड़ी और रेलवे लाइन में लगा दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे आधुनिकता की नींव, इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक को तोड़कर रख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। तो फिर इसकी अहमियत समझ में कब आई? व्यवस्थित काम कब शुरू हुआ? इसके लिए हमें 20वीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। 1921 में दयाराम साहिनी के नेतृत्व में हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। और कमाल देखिए, ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने करीब 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो की खोज कर डाली। और जब इन दोनों जगहों से मिली चीजों, खासकर मोहरों का मिलान किया गया, तो पुरातत्व विभाग में हड़कंप मच गया। तब जाकर 1924 में डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने उन्होंने लंदन में पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि हमने भारत में एक नई, महान और प्राचीन सभ्यता खोज निकाली है। और इसके समय को लेकर तो जरूर बहस हुई होगी। बिल्कुल। मार्शल ने शुरू में इसे 3250 से 2750 ईसा पूर्व का बताया, लेकिन विज्ञान के आने से तस्वीर ज्यादा साफ हुई। मतलब कार्बन 14 डेटिंग जैसी तकनीकों से। उससे पता चला कि इसका सबसे विकसित दौर, जिसे हम शहरी चरण कहते हैं, वो मोटे तौर पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। बिल्कुल। अब जरा इसके फैलाव पर आते हैं, क्योंकि ये बात मुझे हैरान कर देती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दे तो भी उनसे बड़ा था। ये इसकी सबसे असाधारण बातों में से एक है। इसकी विशालता। अगर आप नक्शे पर इसकी सीमाएं देखें तो ये एक विशाल त्रिभुज जैसा दिखता है। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुत का गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। इतने बड़े इलाके में एक जैसी संस्कृति, एक जैसे शहर, ये अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रमुख शहरों की बात करते हैं, लेकिन लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शहर हमें उस सभ्यता के बारे में क्या बताते हैं। अच्छा पॉइंट है। जैसे उनकी इंजीनियरिंग की समझ। मुझे लगता है धोलावीरा और लोथल इसके बेहतरीन उदाहरण है। बहुत सही। अगर आपको उनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखना है तो गुजरात का धोलावीरा जाइए। आज जहां पानी की किल्लत है, वहीं उन्होंने पानी बचाने और सहेजने का एक अद्भुत सिस्टम बनाया था। बारिश के पानी को जमा करने के लिए पत्थर काटकर 16 बड़े-बड़े जलाशय बनाए गए थे। वाटर हार्वेस्टिंग का दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण, शायद सबसे शानदार उदाहरण भी। और तो और वहां दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड या सूचना पट भी मिला है। और लोथल, उसे तो बंदरगाह शहर कहते हैं। लोथल उनकी समुद्री इंजीनियरिंग का शिखर था। वहां उन्होंने दुनिया का पहला ज्वारीय गोदी बाड़ा यानी टाइडल डॉकयार्ड बनाया था। मतलब जहाज लहरों के साथ अंदर आते थे। सामान उतरता चढ़ता था और फिर अगली ऊंची लहर के साथ वापस। ये बताता है कि वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुंदर पर भी राज करते थे। और वहां से मिली फारस की खाड़ी की मुहरें इसका सबूत है। बिल्कुल।
कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। और वो शहर जो अपनी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया शहर था, वो हमें उनके सामाजिक संगठन के बारे में बताता है। वहां कोई राजमहल या मंदिर तो नहीं मिला? नहीं, सबसे बड़ी इमारतें थीं अन्नागार, यानी अनाज के गोदाम, और उनके पास ही बने थे श्रमिकों के रहने के लिए एक जैसे घर। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनकी प्राथमिकता राजा की शान चौकत नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खाद्य सुरक्षा थी। और मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, वो उनका सबसे बड़ा और शायद राजधानी शहर था। यहाँ का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ आज भी एक रहस्य है। क्या ये किसी सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए था? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और एक जगह है कालीबंगन, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से कुछ अलग तरह के सुराग मिले हैं। हाँ, राजस्थान का कालीबंगन, काले रंग की चूड़ियां। ये शहर थोड़ा अलग था, शायद उतना अमीर नहीं था। यहाँ कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ से जुते हुए खेत का सबूत मिला है। दुनिया का सबसे पुराना। और घरों के अंदर से एक लाइन में कई अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं। तो मतलब यहाँ धार्मिक अनुष्ठान घर के स्तर पर ज्यादा होते थे, ऐसा लगता है। इन सभी शहरों की एक बात जो कॉमन है और जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है उनकी टाउन प्लानिंग। बिल्कुल, आज की चंडीगढ़ की तरह। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। हाँ, समकोण पर। और शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा, दुर्ग या गढ़ी, जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सही। और जो ईंटें इस्तेमाल हुई, वो भी तो हर जगह एक जैसी थीं। यही तो मानकीकरण का कमाल है। आप हड़प्पा में हो या मोहनजोदड़ो में, ईंटों का अनुपात एक ही मिलेगा, 4:1। सोचिए, बिना आज जैसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े इलाके में एक ही मानक। लेकिन जो चीज सच में उन्हें अपने समय से 2000 साल आगे ले जाती है, वो है उनकी जल निकासी व्यवस्था। हाँ, उनका सीवेज सिस्टम, ये तो वाकई अविश्वसनीय है। हर घर में अपना बाथरूम, अपनी नाली। और वो नाली घर से निकलकर सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। और ये नालियां खुली नहीं थीं, बल्कि पत्थर की सिलियों से ढकी हुई थीं। और तो और, सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी थे। 5000 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जबकि 18वीं सदी के लंदन और पेरिस की सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे रहते थे। अद्भुत। तो ये जो इतने शानदार शहरों में लोग रहते थे, इनकी इकोनॉमी किस पे टिकी थी? देखिए, किसी भी शहरी सभ्यता की रीढ़ होती है खेती। क्योंकि शहरों को खिलाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन जरूरी है। बिल्कुल, वे गेहूं, जौ, राई, मटर जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी कपास। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। हाँ, इसीलिए यूनानी लोग इस पूरे इलाके को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही बना है। कपास इनकी पहचान बन गया था। और व्यापार? लोथल के डॉकयार्ड से तो अंदाजा लगता है कि व्यापार बड़े पैमाने पर होता होगा। बहुत बड़े पैमाने पर। उनका व्यापार सिर्फ मेसोपोटामिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ओमान और बहरीन से भी होता था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। हाँ, जहां से वे कीमती लकड़ी, तांबा और हाथी दांत मंगाते थे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा सिंधु घाटी का ही नाम था। और ये व्यापार सिर्फ अदला बदली पर नहीं था। नहीं, उनके पास माप तौल की एक बहुत ही विकसित और मानकीकृत प्रणाली थी। उनके बाट 16 के अनुपात में होते थे। 16, 32, 64। बिल्कुल। आज भी भारत में हम 16 आने का मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। शायद इसकी जड़ें वहीं कहीं हो। ये तो कमाल का कनेक्शन है। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन इन शहरों में समाज कैसा था? शहर की बनावट से ही अंदाजा लगता है कि समाज में कई वर्ग थे। दुर्ग में रहने वाला शासक वर्ग, फिर निचले शहर में व्यापारी, कारीगर, कुम्हार और मजदूर वर्ग भी रहा होगा। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात है कि वे फैशन और श्रृंगार के बहुत शौकीन थे। हाँ, सुना है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे। हाँ, सोने चांदी से लेकर कीमती पत्थरों, शंख और यहाँ तक के पक्की मिट्टी के भी गहने मिले। इससे उनकी कलात्मकता का पता चलता है। और उनकी कला का सबसे बेहतरीन नमूना है मोहनजोदड़ो से मिली वो छोटी सी कांसे की मूर्ति। नृत्यरत युवती या डांसिंग गर्ल। हाँ, रुकिए, इस मूर्ति पर जरा और बात करते हैं। ये सिर्फ 10-11 सेंटीमीटर की है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कहा जाना भी चाहिए। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसके खड़े होने का अंदाज देखिए। एक हाथ कमर पर, चेहरे पर एक आत्मविश्वास, एक तरह की बेपरवाही। वो समाज की कला की समझ को दिखाती है। वो लुप्त मोम
यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है, जो आज भी इस्तेमाल होती है। और दूसरी तरफ है वो पुरोहित राजा की मूर्ति। हाँ, सेल खड़ी पत्थर से बनी, शांत, ध्यान में लीन। एक तरफ कला का चंचल रूप, दूसरी तरफ सत्ता का गंभीर रूप। अब यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली, लेकिन आपने कहा कि मंदिर जैसी कोई इमारत नहीं मिली। तो क्या ये लोग धार्मिक नहीं थे? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। वे लोग बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनकी धर्म की अवधारणा शायद आज से बहुत अलग थी। मतलब उनकी पूजा पाठ सार्वजनिक और दिखावे वाली नहीं थी? शायद नहीं, वो ज्यादा व्यक्तिगत और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। हमें बड़ी संख्या में मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। तो शायद वे धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। ऐसा ही लगता है। और वो पशुपति वाली मुहर, उसे तो शिव का आदि रूप भी कहते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर एक देवता पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठे हैं। उनके 3 सिर हैं, सिर पर सींगों वाला मुकुट है और चालों और जानवर हैं। हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव या पशुपति कहा। और वे पीपल के पेड़ को, कुबड़ वाले सांड को भी पूजते थे। बिल्कुल, जल की पूजा करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह भी उनकी मोहरों पर मिला है। ये सब चीजें आज भी भारतीय धर्म और संस्कृति का हिस्सा हैं। तो मंदिर ना होते हुए भी उनका जीवन धर्म से भरा हुआ था। सही कहा। चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जिसने दुनिया भर के विद्वानों को उलझा रखा है, उनकी लिपि। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा केस। एक ऐसी भाषा जिसे वो लिखते थे पर हम पढ़ नहीं सकते। हमारे पास हजारों की संख्या में उनके लिखे हुए नमूने हैं, मोहरों पर, बर्तनों पर। हम जानते हैं कि ये लिपि भावचित्रात्मक है। मतलब हर चिन्ह एक शब्द या विचार को दर्शाता है। हाँ, इसमें करीब 400 चिन्ह हैं, लेकिन हम इसका मतलब नहीं निकाल पाए हैं। इसकी एक और खासियत है कि ये बूस्ट्रोफैडन शैली में लिखी जाती थी। बूस्ट्रोफैडन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैल के घूमने की तरह। मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं तो दूसरी बाएं से दाएं। अच्छा, अगर ये लिपि कभी पढ़ ली गई तो सभ्यता के बारे में हमारी पूरी समझ बदल सकती है। तो अब हम अपनी जासूसी के अंतिम पड़ाव पर हैं। सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान, इतनी व्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा सिद्धांत और सबसे कम सहमति है। एक जमाने में आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया गया था। हाँ, मॉर्टिमर व्हीलर ने। लेकिन इस थियरी के पक्ष में कोई मजबूत पुरातात्विक सबूत नहीं मिले, इसलिए आज इसे ज्यादातर लोग नहीं मानते। तो फिर आज सबसे मजबूत सिद्धांत क्या माना जाता है? आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका पतन किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई कारणों के एक साथ आने से हुआ, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी पर्यावरण की। जलवायु परिवर्तन। हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदला। सरस्वती जैसी विशाल नदी जिसके किनारे इनके कई शहर बसे थे, वो सूख गई। और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे बाढ़ आने लगी। बिल्कुल, जब खेती बर्बाद होगी तो शहरों का आधार ही खत्म हो जाएगा। और व्यापार में भी गिरावट आई। हाँ, मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापार में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो नतीजा ये हुआ कि लोग उन बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे गांव की तरफ चले गए। तो ये कोई एक दिन में हुआ विनाश नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। बिल्कुल, जो लगभग 200-300 साल तक चली, जिसमें शहरी जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अगर हम इस पूरी पड़ताल का सार निकालें, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और नालियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी सोच की कहानी है जो संगठन, मानकीकरण और नागरिक सुविधाओं को महत्व देती थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जीवन की पहली और शायद सबसे शानदार नींव थी। मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। सभ्यता का अंत नहीं हुआ, उसका रूपांतरण हुआ। शहर वीरान हो गए, लेकिन उनकी सोच और परंपराएं जीवित रहीं। मातृ देवी की पूजा शक्ति पूजा में बदल गई। पशुपति की अवधारणा शिव में विकसित हुई। पीपल की पूजा, योग की मुद्रा, स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब आज भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनका शरीर मर गया पर आत्मा ने नया रूप ले लिया। सभ्यता मरी नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया। यही सार है, और ये हमें उस अंतिम सवाल पे छोड़ जाता है जो आज भी हवा में तैर रहा है। वो क्या? अगर कल को कोई विशेषज्ञ उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाता है, तो इतिहास की वो किताबें जो हम आज पढ़ रहे हैं, उनमें कितने नए अध्याय जुड़ेंगे। हमें उन लोगों के नाम पता चलेंगे, उनके राजाओं की कहानियां, उनके विचार पता चलेंगे। वो एक ऐसा दिन होगा जब ये सभ्यता सच में दोबारा जी उठेगी।